हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 40 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। इनका लघुत्तम समापवर्तय कितना है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का मौसा यानी कि HCF एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दो सहअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? एक। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक। और यहाँ पर कहा गया है कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? एक 117 है। हमें निकालना क्या है? लघुत्तम समापवर्तय यानी कि लौसा। तो लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। तो यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 117। और मौसा कितना है? 1। तो 117 बटे 1 कितना हो जाएगा? 117। तो लौसा कितना हो जाएगा? 117। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इसका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है? तो यहाँ पर प्रश्न में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 27 दिया गया है और पूछा गया है कि LCM कौन सी संख्या हो सकती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि LCM हमेशा HCF का गुणज होता है, यानी कि LCM हमेशा HCF से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पर वही ऑप्शन होगा जो 27 से पूरा पूरा कटेगा। तो 84 27 से नहीं कट रहा है, 130 भी 27 से नहीं कट रहा है, 135 में यदि 27 से भाग दिया जाए तो 27 बचे 135 पूरा पूरा कट रहा है। तो इन संख्याओं का LCM कितना हो सकता है? 135 हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय यानी कि LCM दिया हुआ है 120 और पूछा गया है कि कौन सी संख्या इनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM हमेशा HCF से विभाजित होती है, यानी कि LCM में HCF से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं 8 और 120 में 8 से भाग देंगे तो 15 8 120। 8 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि 8 जो है HCF हो सकता है। 120 में यदि 12 से भाग देंगे तो 12 दहाई 120, 12 से भी पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 12 भी HCF हो सकता है। 24 से भाग देंगे तो 24 बचे 120, तो 24 भी HCF हो सकता है। 120 में यदि 35 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब है इन संख्याओं का HCF 35 नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y जहां x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्तय 161 है। तो 3y - x का मान क्या होगा? यहाँ पर कहा गया है कि दो अभाज्य संख्या x तथा y है। पहली संख्या कितना है? x और दूसरी संख्या y। जहाँ कहा गया है कि x बड़ा है, x बड़ा है किससे? y से, का लघुत्तम समापवर्तय 161 है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय उन संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई भी हम दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का LCM क्या होता है? उसका गुणनफल। तो 2 और 3 का LCM क्या हो जाएगा? 6। उसी तरह यदि हम ले लेते हैं 5 और 7 अभाज्य संख्या है तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 35। तो अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होता है? उसका गुणनफल। तो दो अभाज्य संख्या है x तथा y, इसका LCM कितना दिया गया है? 161।
तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बराबर कितना होगा? 161 के। अब हम 161 को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। 161 को हम लिख सकते हैं 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 तिये 21, 7 गुने 23। 161 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 23। अब यहाँ पर कहा गया है कि x बड़ा है और y छोटा है, तो दोनों में से जो संख्या बड़ा है वह x का मान होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 23, और y का मान कितना होगा? 7। अब देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स। तो 3 गुने y का मान कितना है? 7, अब माइनस x का मान कितना है? 23। तो 7 तिये 21 माइनस 23, तो 21 में 23 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 लकड़ी के सहतीर 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर है। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटा छोटा गुटका में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो गुटके की अधिकतम लंबाई यहाँ पर लकड़ी के 3 सहतीर है। एक है 36 मीटर का, दूसरा है 54 मीटर का, तीसरा है 63 मीटर का। और इसे छोटे छोटे गुटका में बांटना है, मतलब काट काट करके टुकड़ा करना है। पूछ रहा है प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? जितना 36, 54 और 63 का HCF होगा। 36, 54 तथा 63 का HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 36, 54, 63 का HCF निकाल लेंगे। तो 36, 54, 63 में सबसे छोटा कौन है? 36। अब हम देखते हैं कि 36 किस किस संख्या से कट रहा है। 36 कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 18 से और 36 से। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 36। अब देखते हैं कि सभी संख्या 36 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, मतलब HCF 36 नहीं होगा। अब देखते हैं 18 से कट रहा है कि नहीं। तो 18 दूना 36, 18 तिये 54, दोनों संख्या कट रहा है, लेकिन 63 नहीं कट रहा है, मतलब 18 भी HCF नहीं होगा। अब देखते हैं 9 से। तो 9 चौका 36, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63। 9 से सभी संख्या कट रहा है, इसका मतलब है कि HCF कितना हो गया? 9। तो गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या हम लोग इसका HCF इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। पहले 36 और 54 का निकाल लेंगे, एक बार में लगाएंगे 36, यहाँ पर बच गया कितना? 18। अब 36 को यहाँ ले आएंगे, 18 दूना 36, पूरा पूरा कट रहा है। अब 18 और यहाँ पर बचा हुआ है 63, 18 और 63, यहाँ पर कितना है? 18। HCF कितना आ रहा है? 18। तो अब 18 और 63 का निकालेंगे। तो 18 तिये 54, 13 में से 4 घटाएंगे 9। अब 18 को यहाँ ले आएंगे, तो 9 दूना 18, पूरा पूरा कट रहा है। तो HCF कितना हो गया? 9। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे? तो यहाँ पर 3 ड्रम है। पहला ड्रम में 2527 लीटर दूध है, दूसरा में 1653 लीटर दूध है और तीसरा में 2261 लीटर दूध है। और प्रश्न में पूछा गया है कि बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे? मतलब 2527 लीटर दूध को भी नापा जाए तो पूर्ण संख्या में मापा जाना चाहिए, 1653 और 2261 को भी मापा जाए तो पूर्ण संख्या में मापा जाना चाहिए। तो बड़े से बड़े डिब्बे की माप बराबर हो जाएगा 2527, 1653
तथा 2261 का HCF। तो चलिए हम लोग HCF निकाल लेते हैं। पहले ले लेते हैं 2527 और 1653। तो 2527 और 1653, एक बार में यहाँ लगेगा 1653। अब घटा देते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो 874। अब क्या करेंगे, 1653 को यहाँ ले आएंगे, फिर 1 से लगाएंगे 874। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर बच रहा है 4, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ पर बच रहा है 5, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 874 को यहाँ ले आएंगे, अब लगा देते हैं एक बार 779। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना है 6, तो 16 में से 7 घटाएंगे 9, 95। अब 779 को यहाँ ले आते हैं, अब लगा देते हैं 7 से 9, 7 पचे 35, यहाँ पर 8 से लगाते हैं, 8 पचे 40 और 8 नमा 72, 72 और 4 कितना होगा 76। तो 9, 7 में से 6 घटाएंगे 1, अब यहाँ ले आएंगे 95, तो 19 पचे 95, पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर 2527 तथा 1653 का HCF कितना आ रहा है 19। अब हम निकाल लेते हैं 19 और 2261 का HCF। तो 19 इकाई 19, 22 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 6, तो 19 इकाई 19, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1 यहाँ से लेंगे 1, 171, तो 19 नमा 171, पूरा पूरा कट रहा है। HCF कितना हो गया 19। तो डिब्बा का माप कितना हो जाएगा 19 लीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर 3 लंबाई दिया हुआ है, पहला है 3 मीटर, दूसरा है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। तो 3 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 3 मीटर को हम लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 510 सेंटीमीटर। 5 मीटर बराबर हो गया 500 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 510 सेंटीमीटर। फिर है 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। तो छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 300, 510 और 1290 का जितना HCF होगा। तो 300, 510 तथा 1290 का HCF। तो चलिए हम लोग 300, 510 और 1290 का HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं 300 और 510 का। तो 510 में भाग देते हैं किससे 300 से, तो एक बार में लगेगा 300, 0, 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अब 300 को यहाँ ले आएंगे, फिर एक बार में लगेगा 210, कितना बच जाएगा यहाँ पर 90। अब 210 को यहाँ ले आते हैं, 90 दूना 180, बच गया कितना 30। अब 90 को यहाँ ले आते हैं, 30 3 90,
तो यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है। तो 300 और 510 का HCF कितना हो गया 30। अब हम निकालेंगे 30 और 1290 का, तो 30 और 1290, तो यहाँ पर 4 से लगाएंगे, 30 चौका 120, 90, 30 3 90, तो पूरा पूरा कट गया। इसका HCF कितना हो गया 30। तो छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उन छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर पेंसिल मिले। तो यहाँ पर छात्रों की अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। पेन का संख्या है 1001 और पेंसिल कितना है 910, यानी कि 1001 पेन बांटना है और 910 पेंसिल बांटना है, और इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले। तो यहाँ पर छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना 1001 और 910 का HCF होगा, 1001 और 910 का HCF। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 1001 और 910 का HCF। तो 1001 इसमें भाग देंगे किससे 910 से, तो एक बार में लगेगा 910। अब घटा लेते हैं 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 91। अब 910 को यहाँ ले आते हैं, 10 से लगा देंगे 91 दहाई 910, पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पे, यानी कि 1001 और 910 का HCF कितना हो गया 91। तो छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा 91। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो यहाँ पर एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 15 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो कमरे का लंबाई कितना हो गया 1517 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। चौड़ाई यानी कि बी कितना है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो 902 सेंटीमीटर। अब 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर माप का आयताकार कमरा है जिसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स की अधिकतम लंबाई निकालेंगे। टाइल्स जो लगाना है वर्गाकार लगाना है, तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा 1517 तथा 902 का HCF। 1517 और 902 का HCF। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 1517 और 902 का HCF। तो 902 और 1517, तो एक बार में लगेगा 902। 7 में से 2 घटाएंगे 5, यहाँ पर 1 है 1, 15 में से 9 घटाएंगे 6। अब 902 को यहाँ ले आएंगे, एक बार में लगेगा 615। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। अब 615 को यहाँ ले आते हैं, तो 2 बार में लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 574। अब घटा लेते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 41। अब 287 को यहाँ ले आते हैं, तो 7 बार में लग जाएगा 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 287। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है। तो 902 और 1517 का HCF कितना हो गया 41। इसका मतलब हुआ कि टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितनी हो गई 41 सेंटीमीटर।
यहाँ पर कमरे का लंबाई दिया हुआ है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 902 सेंटीमीटर, और इस कमरे में जो वर्गाकार टाइल्स लगाना है उसका भुजा कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल अब बटे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल अब बटे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई 902 सेंटीमीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुने 902। एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार टाइल्स का भुजा कितना है 41 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर, यानी कि 41 गुने 41। अब यहाँ पर हम काट देते हैं 902 को काटते हैं 41 से, तो 902 में भाग देंगे किससे 41 से। तो 41 दूना 82 बच गया 8 2, तो 41 दूना 82, यानी कि 41 से 902 कट रहा है कितना बार में 22 बार में। अब 1517 में भाग देते हैं किससे 1517 में भाग देते हैं 41 से, तो 3 बार में लगाएंगे 3 इकाई 3 4 3 12 123। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और यहाँ से ले लेंगे 7, तो 287। अब लगाते हैं 7 से 7 इकाई 7 7 चौका 28 287 पूरा पूरा कट रहा है। तो 1517 में 41 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 37। तो वर्गाकार टाइल्स का संख्या कितना हो जाएगा 37 गुने 22। अब हम क्या करेंगे 37 में 22 से गुना कर लेंगे। 37 में गुना करेंगे किससे 22 से, तो 37 दूना 74, 37 दूना 74, तो 4 7 4 11 7 और 1 8, तो कितना हो गया 814। तो टाइल्स का संख्या कितना हो गया 814। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 घंटिया क्रमशः 6 8 10 12 18 और 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। तो यहाँ पर 5 घड़ी है। पहला घड़ी प्रत्येक 6 सेकेंड पर बजता है, दूसरा 8 सेकेंड पर, तीसरा 12 सेकेंड पर, चौथा 18 सेकेंड पर और पांचवा 45 सेकेंड पर बजता है। सभी घड़ी 8 बजे एक साथ बजी है। अब पूछा जा रहा है कि पुनः कितनी देर बाद सभी घड़ी एक साथ बजेगी। तो पुनः एक साथ बजने में कितना समय लगेगा, जितना इन सभी का एलसीएम होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 6 8 12 18 और 45 का। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 45 2 से नहीं कटेगा तो 45 ही रहने देते हैं। अब फिर लगाते हैं 2 से, तो 3 2 दूना 4, 3 दूना 6 9 और 45। अब 2 से नहीं लग रहा है तो किससे लगाएंगे 3 से। 3 इकाई 3 2 1 3 3 9 और 15 3 45। फिर लगा लेते हैं किससे 3 से, तो 1 2 1 3 3 यहाँ पर 3 है, किससे लगाएंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 1 1 3 3 और 5 3 15। अब सबको गुना कर लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 दूना 72, 72 में 5 से गुना करेंगे तो 360 सेकेंड। मतलब 360 सेकेंड के बाद जो है पुनः सभी घड़ी एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वह मिनट में है, तो 360 में हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 360 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 6 मिनट। तो सभी घड़ी जो है 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी। यदि प्रश्न में पूछा जाता कि कितने समय पर पुनः एक साथ बजेगी, तो एक साथ बजी थी कब 8 बजे, अब दोबारा एक साथ कब बजेगी, तो 8:06 पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 मिनट। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।